नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार में विगत 1-2 साल से आपराधिक घटनाओं में जिस तरीके से बेतहाशा वृद्धि हुई है, वह चीख-चीख कर बता रहा है कि सरकार का नियंत्रण पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल खत्म हो चुका है, नंबर 1। और नंबर 2, पुलिस की पूरी प्रोफेशनल कार्यशैली ये सवालों के घेरे में है। यद्यपि गोपाल खेमका हत्याकांड में गठित एसआईटी और इसके तहत गिरफ्तार किए गए कुछ लोग और एक किसी राजू नाम के लड़के को जो इनकाउंटर में मारा गया, उस पर किसी एंगल से किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया है। लेकिन पुलिस की इनकाउंटर वाली जो थ्योरी है विकास की, हो सकता है विकास अपराधी हो, लेकिन जिस तरीके से उसका इनकाउंटर हुआ वो बिल्कुल अनकनेक्टेड लगता है पुलिस की इस थ्योरी में कि इसने हथियार सप्लाई किए थे। ये बहुत कन्विंसिंग नहीं लगता है। जिस बिल्डर को गिरफ्तार किया गया है कि उसने षड्यंत्र रचा है, अभी उसकी गुत्थी सुलझनी है, लेकिन विगत में पुलिस के ऐसे ऐसे कारनामे हैं कि इस पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि पुलिस का ये इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जा रहा है अथवा नहीं। क्योंकि बिहार पुलिस का ये इस तरह का इतिहास रहा है कि ऐसे मामले को कवर अप कर दिया जाए। आपको पता है रूपेश हत्याकांड जब हुआ उसमें कितनी सनसनी हुई और एसआईटी वगैरह का गठन किया गया, स्वयं एसएसपी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और कोर्ट में जाने के बाद उसका पूरा चार्जशीट ही चार्जशीट ठहरा ही नहीं, चार्जशीट ही खत्म हो गया, क्योंकि वो सारा कॉन्कॉक्टेड एविडेंस पर आधारित था। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, मैंने कई बार बताया है कि पुलिस अधिनियम, पुलिस मैनुअल का जो प्रियम्बल है, उसकी जो प्रस्तावना है, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि पुलिस का 3 ही प्रमुख काम है। पहला काम है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। अब जब मैं प्रिवेंशन ऑफ क्राइम कहता हूं, अपराध का रोकथाम, तो उसी में आसूचना तंत्र यानी इंटेलिजेंस ये इन्वॉल्व है। क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉपर इंटेलिजेंस नहीं रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पुलिस अधिनियम और पुलिस मैनुअल में जो उसका प्रियम्बल है, उसकी जो प्रस्तावना, उसकी जो मूल भावना है, उसमें 3 ही महत्वपूर्ण रोल की चर्चा की गई है। पहली चर्चा है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की, और जब मैं प्रिवेंशन ऑफ क्राइम बोलता हूं कि इसी में इन्वॉल्व है इंटेलिजेंस गैदरिंग का, आसूचना तंत्र का। इस मामले में बिहार पुलिस विगत 1-2 साल से बहुत पिछड़ती दिखती है। उसका पूरा आसूचना तंत्र फेल कर चुका है। उसके संबंध में भी आज हम आपसे बात करेंगे। इसका दूसरा प्रस्तावना, इसका दूसरा प्रियम्बल है डिटेक्शन ऑफ क्राइम। जब ये डिटेक्शन ऑफ क्राइम है तो उसका मतलब हुआ इन्वेस्टिगेशन, और जब इन्वेस्टिगेशन की बात होती है तो इन्वेस्टिगेशन एक व्यापक शब्द है जिसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट करने से लेकर के फॉरेंसिक तक और तमाम वैज्ञानिक और डिजिटल साक्ष्य इकट्ठा करने से लेकर और बाकी सारी चीजें तक। हमेशा याद रखिए कि अपराध विज्ञान में एक थ्योरी है, उसको बोलते हैं लकार्ड थ्योरी। प्रोफेसर एडमंड लकार्ड नाम के एक बहुत बड़े फॉर क्रिमिनोलॉजी के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनकी एक थ्योरी है लकार्ड थ्योरी। वो लकार्ड थ्योरी कहती है कि जब कभी भी कोई अपराध होता है तो अपराध अपने निशान छोड़ देता है। वो निशान किसी प्रकार का हो सकता है, वो स्किन के टिश्यूज से लेकर, हेयर फॉलिकल से लेकर, डीएनए से लेकर कोई और मटेरियल एविडेंस हो सकता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि जहीं अपराध की घटना होती है तो आप देखते होंगे कि आइडियल स्थिति है कि पुलिस वहां पर पीओ पर यानी प्लेस ऑफ अकरेंस पर कितना जल्दी पहुंचती, और उस प्लेस ऑफ अकरेंस को कितना जल्दी वो अपने घेरे में ले लेती है और वहां पर एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। खेमका के मामले में आपने देखा कि 2-2.5 घंटा बाद पुलिस पहुंची प्लेस ऑफ अकरेंस पर। 1-2 मीडिया कर्मी जो नासमझ
उन लोगों को समझ में नहीं आता है। वो जिस गाड़ी में हत्या हुई थी उस गाड़ी में झांक कर देख रहा है, गेट को छू रहा है, वीडियो ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रोफेसर एडमंड लकार्ड की जो थ्योरी है वो कहती है कि एविडेंसेस के डिस्ट्रॉय या टेम्पर होने के चांस। तो ये दूसरा जो प्रियम्बल है, डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, उसमें पुलिस की प्रोफेशनलिज्म ये बहुत शक के घेरे में रहा। इसी में आपको बताते चलें कि इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो इमोशंस और ह्यूमन प्रेजुडिसेस से अलग होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि वो जहां आपको ले जाए, अंधे की तरह उसकी लाठी पकड़ के आप उधर चलते, जैसे जैसे एविडेंस मिलेंगे उसको ट्रैक करते करते आप जो क्रिमिनल है उसके पास पहुंच सकता है। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या होती है, यहां पर ऐसा क्यों नहीं होता? तो इसलिए नहीं होता है कि यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसके साथ दो इशू इन्वॉल्व है। पहला, उसका जो सुपरविजन कर रहा है बॉस या हो सकता है वो खुद। ये एक अघोषित नीति बिहार में है कि चाहे अपराधी कोई हो, उसको जातीय रंग दे दीजिए, कुछ पर्टिकुलर कास्ट है उसको इसमें इन्वॉल्व कर दीजिए। तो जैसे ही ये एलिमेंट ऑफ प्रेजुडिस, एलिमेंट ऑफ बायसनेस आ गया, आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन यानी आपका डिटेक्शन ऑफ क्राइम का जो प्रियम्बल है पुलिस मैनुअल का, वो पर्पस डिफीट हो जाता है। इसके और एक दूरगामी परिणाम होते हैं। परिणाम ये होता है कि क्रिमिनल्स ये सोचता है कि हम अपराध कर देंगे, क्या होगा जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो फलाने जात का आदमी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। और आप विगत 2-4 साल 5 साल के इतिहास उठा के देख ली, आपको ये समझ में आ जाएगा कि पुलिस डेलिबरेटली ये प्रयास करती है कि कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट का नाम आ जाए और उसको फिर एक पॉलिटिकल कलर दे। और यहीं पर पुलिस की जो प्रोफेशनल इमेज है वो डेंट होती है, उस पर धक्का लगता है। और यहाँ पर बहुत धड़ल्ले से वो हो रहा है। और पुलिस के काम में जो तीसरा प्रियम्बल है वो है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है। मैंने इस पर कई बार बात की थी। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम दोनों दो चीज है। हालांकि ये बहुत तकनीकी बात है। कदाचित इसीलिए प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस ये दोनों को बिल्कुल सेपरेट करना चाहिए। क्योंकि इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ पर थॉरली इनकॉम्पिटेंट है और दूरदर्शी है, उसने विधि व्यवस्था के दायरे में इतनी सारी चीजों को ला दिया है कि पुलिस अनावश्यक रूप से दबाव में भी रहती है। शराब पकड़ना, दशहरा में लाइन लगवाना, नेताओं की भीड़ का क्राउड मैनेजमेंट करना, छठ का मेंटेनेंस करना, छठ का देखभाल, ये सब लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में ला दिया है। यानी स्टेट ने अपने जिम में उन तमाम सोशल और रिलीजियस एस्पेक्ट्स को भी ले आया है जिसकी जरूरत नहीं थी। ये सब सेल्फ रेगुलेटेड चीजें होती। क्राउड मैनेजमेंट इज डिफरेंट थे। बहरहाल वो एक एकेडमिक डिस्कशन हो जाएगा। अभी मैं यही बता रहा हूँ 3 चीज, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, और तीसरा मेंटेनेंस ऑफ लॉ। डिटेक्शन ऑफ और इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम में ही इन्वॉल्व है एविडेंस इकट्ठा करके कोर्ट में ले जाना और उसको सजा देना। पुलिस अगर कानून के दायरे में रहकर के भी काम करे तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती चली थी। लेकिन इस राज्य में और इस देश में जो नासमझ पॉलिटिकल लीडर है उसका एक से भाषण सुनिएगा, ये बुलडोजर चढ़ा देंगे। बहुत गंभीर मामला है। इस पर सरकार पूरी सख्ती के साथ, मुख्यमंत्री स्वयं बैठ के संज्ञान ले रहे हैं। सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों को कार्रवाई ही नहीं, इसके समूल नष्ट करने के संकल्प को पूरा करेंगे। चाहे इनकाउंटर करना पड़े, बुलडोजर चलाना पड़े या इसकी संपत्ति जब्त करनी पड़े, ये सारे एक्शन और कार्रवाई शुरू होगी। गोली मार देंगे, ठोक देंगे। तो ये जो चवन्नी छाप सब मंत्री बनाए, मंत्री रहेगा पंचायत विभाग का, अब भाषण देगा गृह विभाग के मामले में। जो मुख्यमंत्री लोग यहाँ पर उछल उछल के बयान दे रहे थे,
तो किनको ये अधिकार दे दिया? न तो वो गृह मंत्री है, न वो पुलिस है, न डीएम है, न डीजीपी है। तो किस हैसियत से वो बयान दे रहे थे? कोई उससे पूछा? ना समझ पत्रकार भी यहाँ उसको खूब चलाता है कि बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर मॉडल। कानून में तो कहीं नहीं लिखा है कोई बुलडोजर मॉडल। कानून की परिभाषा है कि अगर वो एक्यूज होता है या फिर सरकारी संपत्ति पर कुछ अवैध कब्जा तो उसको तोड़ सकती है। बहरहाल मैं आज अपनी बात को कन्फाइन सिर्फ इसलिए रख रहा हूं कि लास्ट 1-2 साल से जिस तरह से आपराधिक घटनाएं अभी हाल में पटना में देख ली, कितनी तरह के वारदात हो रहा है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि सरकार और कभी कभी पुलिस का भी बयान अजीब अजीब आता है। वो तो आपराधिक गैंगवार में मारा गया, तो आपराधिक गैंगवार इसलिए हो रहा है कि उसको कानून और पुलिस का डर ही नहीं। एक जगह आया कि किसी स्कूल संचालक की पत्नी ने सुपारी देकर उसकी हत्या करा दी, तो जिसने सुपारी लिया या जिसने सुपारी दिया वो इस बात से बेफिक्र था कि मार देंगे तो क्या होगा। फेलियर ऑफ पुलिसिंग और फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, फेलियर ऑफ स्टेट तो यही है ना कि आपको कानून का भय ही नहीं है, उन लोगों को भय ही नहीं। अगर गैंगवार में भी मारा गया तो गैंगवार क्यों हुआ है, इसका मतलब आपका खौफ नहीं था। जब शुरुआती दौर में 2005 में ये सरकार आई थी, उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर अभयानंद वगैरह डीजीपी बने और बहुत सारे ऐसे अधिकारी आए, तो क्यों बंद हो गया था? क्यों? क्योंकि इसलिए कानून और पुलिस का खौफ हो गया था, इकबाल बुलंद था। लेकिन वो धीरे धीरे इस मुख्यमंत्री के अचेत अवस्था में जाने के कारण और डीके टैक्स के वसूली के कारण, पुलिस के ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे और जाति का बोलबाला होने के कारण चीजें खराब। आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इसको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इस पुलिसकर्मी के बॉडी के फिटनेस को जरा देख लीजिए, आपको साधा अंदाजा हो जाएगा। ये बात अभी तक कोई नहीं उठाता है। ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि पुलिस में 33% 35% महिलाओं की भर्ती कर। लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि इसने पुलिस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस में ये 2 खामी ला दिया है इस सरकार की इस पॉपुलिस्ट अप्रोच ने कि महिलाओं की संख्या बढ़ा देंगे। मैं महिला के एम्पावरमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं इसके जो तथ्य अंश पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। कुछ लोग हमसे असहमत भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहली समस्या सामाजिक हो गई है। जिलों से, अधिकांश जिलों से कलेक्टर्स या और एसडीएम्स वगैरह अधिकारी लोग हमसे बात करते हैं कि सर जनता दरबार में अधिकांश आजकल मामले ऐसे आ रहे हैं कि जहां थानों में या पुलिस में जो कार्यरत हैं पुलिस अधिकारी, उनकी पत्नियां आ जा रही हैं शिकायत करने के लिए कि उनके पारिवारिक जीवन में कठिनाई हो रही है। जिस तरह से महिलाओं का भर्ती किया गया, उसके रहने का, उसके काम करने का कोई सेपरेट व्यवस्था नहीं है। वैसी स्थिति में कई एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कई ऐसे सामाजिक कुरीति या ऐसे सामाजिक संबंध स्थापित हो रहे हैं जिसकी चर्चा आप ओपन वीडियो में कर भी नहीं सकते, और ये होना शुरू हो गया। और आप देख लीजिएगा आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में यह बहुत भयानक शक्ल लेने वाला है। दूसरी क्या हुई कि पुलिस की भर्ती इतनी विशिएटेड हो गई है, इतने करप्ट प्रैक्टिसेस इसमें अपनाए जा रहे हैं, उसके कारण बहुत अयोग्य लोग भी आ रहे हैं। और उतना ही नहीं, बिहार ने पॉपुलिस्ट अप्रोच अपनाते हुए कांस्टेबल्स के भर्ती में जो शारीरिक मापदंड था उसको इतना लोअर कर दिया। मैंने कई बार चर्चा किया है कि 5 फीट 1 इंच की अगर कोई लेडी कांस्टेबल बहाल हो गई है तो उसके कंधे से जमीन का हाइट लगभग 4.5 फीट होगा, और अगर आप एसएलआर दे दीजिएगा तो एसएलआर का हाइट होता है 4 फीट 9 इंच। यानी अगर वो कंधा में लटकाएगी तो एसएलआर का बट जो है वो जमीन में लटकता हुआ नजर आएगा। तो पुलिस की पूरी मारक क्षमता को इन लोगों ने खत्म कर। मुझे जिलों में लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस से जुड़े हुए कई पदाधिकारी फोन करके बताते हैं कि सर हम लोगों को भीड़ नियंत्रण या कहीं कोई विधि व्यवस्था की समस्या या कहीं रेड करने के लिए जाना होता है तो हम लोग पुलिस लाइन से 10-20 ऐसे कांस्टेबल नहीं निकाल पाते हैं कि जो मजबूत हो और जिसमें मारक क्षमता।
और जैसे ही इन महिलाओं को लगाया जाता है लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में, वो लोग कहता है कि सर इसको रहने दीजिए। अब उसको खपाने के लिए आपने क्या किया, तो कंट्रोल रूम में लगा दे रहे हैं, आप ट्रैफिक में लगा दे रहे हैं। ठीक है, वो आप कर दीजिए, मैं बता रहा हूं कि मैं विमेन के एम्पावरमेंट, उसके रिप्रेजेंटेशन पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा, लेकिन इसको इस पूरे इशू को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। पुलिस मारक क्षमता के लिए जानी जाती है। क्यों रोज पुलिस मार खा रही है? वो जहां जा रहा है पिटा जा। 5 फीट 3 इंच 4 इंच का सिपाही है, 5 फीट 1 इंच की महिला है, जो पाता है पकड़ के धो देता है, डर ही नहीं। आप चले जाइए दिल्ली, हरियाणा, चले जाइए पंजाब, एक एक सिपाही जो है 2-2 3-3 4-4 पर भारी पड़ता है। अरे भाई, पुलिस का काम बल, नामे है पुलिस बल, तो अगर बले नहीं है तो खाक पुलिस रहिएगा। ठीक है, पुलिस के कार्य प्रणाली में बहुत परिवर्तन हुआ है, टेक्नोलॉजी, साइंस, डिजिटल, साइबर, सब चीज है, लेकिन अंततोगत्वा पुलिस का नाम पुलिस बल है। तो वो बल ही जब नहीं है तो पुलिस खाक करे। ये कुछ प्रमुख कारण है। और अंत में आज भी अनवरत पुलिस में जिस तरह की पोस्टिंग्स की जा रही है, जाति का नाम पर, पैसा के नाम पर, रीजन के नाम पर, और जिस तरह से काबिल अधिकारियों को साइड करके कुछ कुछ को एकदम कमाने के लिए, जिसको बोलते हैं छुट्टा साड़ की तरह छोड़ दिया है, इसने पुलिस की पूरी मारक क्षमता, पुलिस के पूरे प्रोफेशनलिज्म पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। और अगर इन स्थितियों में टॉप से सुधार नहीं हुआ, भ्रष्टाचार और सुधार ऊपर से होता है, हमेशा याद रखिए। तो अगर ये ऊपर से सुधार नहीं हुआ और ये मुख्यमंत्री इसी तरह से अचेत रहे, तो मुझे डर है कि आने वाले समय में बिहार किसी फेल्ड स्टेट की कैटेगरी में जाकर खड़ा हो गया है। वैसे हम दुआ करते हैं कि ये स्थिति यहाँ फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।